हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीएससी में कुछ आने वाले कुछ क्वेश्चंस। जिससे पहला क्वेश्चन है, डार्किंग सॉल्यूशन कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। डार्किंग सॉल्यूशन में विच कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड, ये नहीं होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं होता है। पोटेशियम क्लोराइड, ये भी नहीं होता है। पोटेशियम साइनाइड, ये होता है। डार्किंग सॉल्यूशन में क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल WBC काउंट। टोटल WBC काउंट में नॉर्मल रेंज कितना होता है इन एडल्ट में? देख लेते हैं ऑप्शन। 4500 से 13,000, ये गलत है। 7,000 से 11,000, ये भी गलत है। 4500 से 11,000, ये कुछ सही है, ठीक है। 2,000 से 6500, ये भी गलत है। ऐसे बेसिकली क्या हम लोग जानते हैं, WBC का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 4,000 से 11,000, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग उसे देखेंगे। 13,000 नहीं होगा, 11,000 होगा तो 7,000 के साथ के पास 4,000 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। ये 4,000 और 11,000 दोनों के बीच में देख रहे हैं, तो ये 4500 और 11,000, तो ये सही ऑप्शन होगा। 2,000 से 6500, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑप्शन के हिसाब से हम लोग उसका सही आंसर का सिलेक्शन करते हैं। रिजेंट यूज फॉर सिकलिंग टेस्ट। सबसे पहले जान लेते हैं सिकलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया के लिए। जो सिकलिंग जो है ये एक केमिकल है जो सिकल सेल एनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सिकलिंग टेस्ट करते हैं। तो सिकलिंग टेस्ट में क्या होता है? 2% सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, 10% सोडियम मेटासल्फेट, ये कुछ ठीक है। 10% सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी गलत है। 2% सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये भी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोग को लग रहा है कि सही है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि इसका परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखते हैं। 10% सोडियम मेटा बाइसल्फेट यूज नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2% सोडियम मेटा बाइसल्फेट यूज करते हैं हम लोग को। सिकलिंग टेस्ट में कौन सा रिजेंट यूज करते हैं? 2% सोडियम मेटा बाइसल्फेट यूज करते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ये सही ऑप्शन है। गोल्जी अपरेटस, ये भी नहीं होगा। राइबोसोम, ये भी नहीं होगा। लाइसोसोम क्या है? ये भी नहीं होगा। ये इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। द सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल विथ बी ब्लड ग्रुप कंटेन। बी ब्लड ग्रुप में जो होता है उसके सीरम में कौन सा एंटीजन होगा? एंटीबॉडी होगा। कौन सा एंटीजन होता है? एंटीजन होता है RBC के सरफेस पे, और एंटीबॉडी होता है सीरम या प्लाज्मा में, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, उसके सरफेस पे RBC के सरफेस पे क्या होगा? एंटीजन ए, और एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है। तो बी है, ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा, ठीक है। और उसके सीरम में क्या होगा? ये सीरम में होगा, सीरम या प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होगा? ए होगा, ठीक है।
उसी तरह ए बी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसके सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे ए भी होगा और बी भी हो सकता है, ठीक है, ए और बी दोनों होगा, ठीक। तो उसके एंटीबॉडी में क्या होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। ओ का ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, उसके सरफेस पे क्या होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीजन नहीं होगा, और एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। तो हम लोग का देखना था, हम लोग का कौन सा देखना था, बी ब्लड ग्रुप का। बी ब्लड ग्रुप के सीरम में क्या देखते हैं, बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप के सरफेस पे क्या होगा, आरबीसी के सरफेस पे बी ही होगा, और एंटीबॉडी सीरम में क्या हो जाएगा, सीरम में ए होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, एंटीबॉडी ए होगा। इसका सही ऑप्शन एंटीबॉडी डी, ये नहीं होगा, एंटीबॉडी ए एंड बी, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज द साइज ऑफ नॉर्मल आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल साइज कितना होता है, 8.5 माइक्रोमीटर, ये नहीं होगा, 5.5 माइक्रोमीटर, ये भी नहीं होगा, 9 माइक्रोलीटर, ये भी नहीं होगा, 7.5 माइक्रोलीटर। बेसिकली कितना होता है, 7.2 से 7.5, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन का जो दिया होता है नॉर्मल रेंज, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। द पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा इज अबाउट, पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा कितना होगा, ह्यूमन के सलाइवा का पीएच कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक होगा, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 6 से 7, 8 से 9 ये बेसिक हो जाता है, बेसिक या एल्कलाइन, ये एसिडिक हो जाता है, और ये भी एसिडिक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। एप्रोक्स जो होगा ह्यूमन फ्लूइड में जितना भी फ्लूइड होगा लगभग गैस्ट्रिक एसिड को छोड़कर, जो ह्यूमन का ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45, इसी से इधर और इसी से इधर होगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक जो होता है, अधिकतर जितना भी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है उसको एक्सेप्शनल गैस्ट्रिक एसिड को छोड़ के, और सभी का जो होगा वो 6 और 7 के बीच में ही होगा, ठीक है। जैसे यूरिन का ही देख लीजिए, यूरिन का पीएच कितना स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.5 से 7.5 तक, ठीक है। अप्रॉक्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक्यूरेट ही, अप्रॉक्स वही उसी रेंज में होता है, ठीक है। द डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा डिजीज ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो ब्लड हम लोग कलेक्ट करते हैं डोनर से, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टीटीआई टेस्ट करते हैं। टीटीआई टेस्ट में क्या क्या होता है, HIV, HCV, HBsAg, मलेरिया और सिफिलिस, ठीक है। इसमें भी सब क्लास होता है। तो जैसे टीटीआई ये बेसिक है, ठीक है। इसमें से और भी कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे मलेरिया तो हो ही गया, ये होगा साइटोमेगाली वायरस, साइटोमेगाली वायरस भी टीटीआई के अंदर आता है, बट बेसिकली हम लोग ये 5 ही करते हैं। ये भी साइटोमेगाली भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ये भी होगा। आस्थमा ये जो है ये नहीं होगा, ठीक है। HIV भी ट्रांसमिट होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि नॉट ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, अस्थमा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोज। जो शुगर होता है, शुगर जो होता है 2 फॉर्म में होता है, एल्डोज फॉर्म में और दूसरा कीटोज फॉर्म में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को देख रहे थे, राइबोलोज। राइबोलोज जो है वो कीटोज फॉर्म है,
इसका एल्डोज फॉर्म राइबोज होता है। फ्रुक्टोज जो होता है कीटोज फॉर्म में है। इसका जो होता है ये भी 6 कार्बन का है और 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का एल्डोज में आता है। सुक्रोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राइबोलोज क्या है? कीटोज है, ये नहीं होगा। फ्रुक्टोज भी क्या है? कीटोज है। सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बन के बना, ये भी नहीं होगा। तो ग्लूकोज क्या है? एल्डोज शुगर है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। Which of the following is an aromatic amino acid? एरोमेटिक एमिनो एसिड जो होता कौन कौन सा होता है? एलेनिन क्या है? एलेनिन क्या है? एलेनिन जो है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। वाइलिन भी क्या है? वाइलिन क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। ग्लाइसिन भी क्या है? नॉन एसेंशियल। ये टायरोसिन जो है एरोमेटिक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड। अब देख लेते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड में कौन कौन सा आता है। एरोमेटिक एमिनो एसिड में आता है टायरोसिन। दूसरा आ जाता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और तीसरा आ जाता है फिनाइलएलानिन। देखिए ये फिनाइल वाला जो है फिनॉल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब फिनॉल क्या है? एरोमेटिक है। तो ये तो पता चल जाएगा कि हाँ एरोमेटिक है। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन ये हम लोग को याद करना होगा। एरोमेटिक एमिनो एसिड में टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन होता है। इसका हम एक चार्ट बनाए हैं, देख लीजिए। एरोमेटिक एमिनो एसिड में क्या क्या होता है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलानिन। इसेंशियल एमिनो एसिड में क्या क्या है? T2L2IMVP। ये है शॉर्ट ट्रिक होता है याद करने के लिए। तो T2 होता है थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वाइलिन और फिनाइलएलानिन। ये क्या है? इसेंशियल एमिनो एसिड। और नॉन सेमी इसेंशियल क्या हो जाता है? हिस्टिडीन और दूसरा आर्जिनिन। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में टायरोसिन, सेरीन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, एलानिन, ऑर्थोनिन, अस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन। और 2 को सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है मिथियोनिन और सिस्टीन होता है। ये एमिनो एसिड में आता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टायरोसिन जो है एरोमेटिक एमिनो एसिड है। टायरोसिन क्या है? एरोमेटिक एमिनो एसिड है। टायरोसिन जो है एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। If only portion of the lesion is sample, then the biopsy is called खाली स्थान। तो जो बायोप्सी हम लोग यूज़ करते हैं, बायोप्सी हम लोग कोई भी सैंपल जो है, जैसे इनसाइड द बॉडी से हम लोग कोई भी सैंपल लेते हैं उसे इंसिजन कहते हैं। ठीक है, और बायोप्सी जो है इंसिजन बायोप्सी को कहते हैं। जो इनसाइड द बॉडी से लेते हैं वो इंसिजन बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, एक्सीजन बायोप्सी जो आउटसाइड द बॉडी सेल, जैसे नेल्स से लेंगे एक्सीजन होगा, नॉर्मल नहीं
वर्टिकल नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इंसिजन बायोप्सी। ESR इज डिक्रीज इन सिकल सेल एनीमिया बिकॉज सिकलिंग प्रिवेंट जो होता है, जैसे जो ESR जो हम लोग जो टेस्ट करते हैं ESR, तो ESR में जो सिकल सेल एनीमिया का शेप कैसा होता है? इस तरह से हंसुए के आकार का, जो जिसके कारण क्या होता है कि रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, जो एक दूसरे से इस तरह से कंबाइन करके ESR क्या होता है, ESR नहीं उसका गिर पाता है, ठीक है, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण ESR इंक्रीज नहीं करता है। तो ESR डिक्रीज करता है किसके कारण होता है? क्लॉट फॉर्मेशन से नहीं, बफी कोट फॉर्मेशन से नहीं, हिमोलाइसिस से नहीं, रोलेक्स फॉर्मेशन से। रोलेक्स फॉर्मेशन करेगा ही नहीं तो ESR गिरेगा ही नहीं, तो ESR गिरेगा नहीं तो इसका मेन कारण क्या है? रोलेक्स फॉर्मेशन। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे ESR के लिए हम लोग 3 स्टेप में काम करते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मिंग स्टैक, एक दूसरे से क्या होता है, इस तरह से पहले रोलेक्स फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। अब फिर क्या होता है, वो 10 मिनट के लिए होता है। कितना मिनट के लिए? 10 मिनट। रैपिड सेडिमेंटेशन, स्टैक टू श्रिंक, एक दूसरे से चिपकता है, एक दूसरे से रोलेक्स फॉर्मेशन जो होता है पहले बनता है, फिर उस एक दूसरे से चिपक जाता है, तो वो कितना देरी का होता है? 40 मिनट का। फिर पैकिंग होता है, पैकिंग ऑफ सेडिमेंटेशन अलाउ एज द सेल पैक एट द बॉटम के लिए वो पैकिंग हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? सेटल डाउन करता है, धीरे धीरे क्या होता है? सेटल डाउन कर जाता है। उसी वो कितने टाइम के लिए होता है? 10 मिनट के लिए। ESR में हम लोग जो 1 आवर का लेते हैं, उसमें से रोलेक्स फॉर्मेशन कितने देरी का होता है? 10 मिनट का। और रैपिड सेडिमेंटेशन कितना होता है? 40 मिनट का। और उसके बाद पैकिंग कितना होता है? 10 मिनट का। तो इसमें किसके कारण हो रहा है? रोलेक्स फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रहा था? रोलेक्स फॉर्मेशन बन ही नहीं रहा था, जिसके कारण ये ESR गिर ही नहीं रहा था। रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं बनेगा तो ESR गिरेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया क्या करता है? एक दूसरे को बॉन्ड बना के रोक देता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके वो ESR को गिरने से रोकता है, ठीक है। तो यही है रोलेक्स फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज टू सब कल्चर ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के लिए कौन सा कल्चर मीडिया हम लोग यूज करते हैं? लोफर सीरम मीडिया, ये सही ऑप्शन है। लोवेस्टिन जॉनसन मीडिया, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए हम लोग यूज करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। TBS, ये भी नहीं है। सेलेनाइक बॉट, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं है। तो इसके लिए कौन सा है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के लिए लोफर सीरम मीडिया। The normal concentration of serum bilirubin is in range of normal serum concentration जो होता है बिलिरुबिन का, वो कितना होता है? 2 से 3, ये गलत है। 1.5 से 2.5, ये भी गलत है। 0.2 से 1.0, ये सही ऑप्शन है। 1.0 से 2.0, ये भी गलत ऑप्शन है। तो बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 0.2 से 1.0, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। बिडाल टेस्ट, द बिडाल टेस्ट इज एन एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एग्लूटिनेशन इन पेशेंट विथ इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर में कौन कौन सा हम लोग देखते हैं? इंटेरिक फीवर में क्या होता है? बिडाल जो है, बिडाल टेस्ट में कितना होता है? H होता है, O होता है, AH होता है और BH होता है। ये होता है
पाराटाइफी, ये होता है टाइफी। तो विडाल टेस्ट में हम सबसे पहले एग्लूटिनेशन किस में देखते हैं? एग्लूटिनेशन जो टेस्ट है सबसे पहले किस में रहते हैं? एच और ओ में देखते हैं, एच और ओ में देखते हैं। ओनली एच नहीं, ओनली ओ नहीं, ओनली एच नहीं, सी एग्लूटिनेशन ये तो होता ही नहीं, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एच एंड ओ, एच एंड ओ। ए मशीन यूज टू फ्रोजन सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड। जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं फ्रोजन सेक्शन कटिंग के लिए उसको क्या कहते हैं? माइक्रोटोम नहीं, स्लेज माइक्रोटोम ये नहीं, उसको क्या कहते हैं? क्रायोस्टेट कहते हैं। और स्लाइडिंग माइक्रोटोम ये भी नहीं होता। फ्रोजिंग सेक्शन में जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रायोस्टेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड? इसमें से पॉलीसैकेराइड क्या है? ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है, ये नहीं होगा। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, ये भी नहीं होगा। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है। अब फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड में कितना कार्बन एटम होता है? 6 नहीं, 18 ये भी नहीं। पाल्मेटिक एसिड में क्या होता है? 16 कार्बन का होता है। 26 ये भी नहीं। पाल्मेटिक एसिड कितना कार्बन का होता है? 16 कार्बन का होता है। हाई लेवल ऑफ IgE जो होता है एलर्जी में इंक्रीज करता है, ठीक है। IgE इन सीरम इज सीन किस केस में बढ़ेगा? स्नेजिंग, इक्जेमा ये इसमें बढ़ेगा। इस केस में क्या बढ़ेगा IgE लेवल। डिहाइड्रेशन के केस में नहीं बढ़ेगा। इंटेरिक फीवर इसमें भी नहीं बढ़ेगा। हाइपरटेंशन मतलब BP, इस केस में भी क्या होता है? IgE लेवल नहीं बढ़ता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इक्जेमा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। IgE लेवल किस में बढ़ेगा? इक्जेमा। ये एलिमिनेशन टेक्निक से भी हम लोग बना सकते थे, ठीक है। ए मेथड फॉर शार्पनिंग ऑफ माइक्रोटोम जो है, माइक्रोटोम नाइफ जो शार्प करते हैं उसको क्या कहते हैं? होनिंग एंड स्ट्रोफिंग। स्लाइडिंग ये नहीं होगा, राइडिंग नहीं होगा, होनिंग ये सही ऑप्शन है, ठीक है। लाइनिंग ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शार्पनिंग ऑफ माइक्रोटोम को क्या कहते हैं? होनिंग कहते हैं। विच एंटीकोगुलेंट इज प्रेफरली यूज फॉर कोगुलेशन प्रोफाइल स्टडी। कोगुलेशन प्रोफाइल स्टडी के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं? EDTA ये हिमेटोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। EDTA किस लिए यूज़ करते हैं? हिमेटोलॉजी के लिए। ट्राइसोडियम साइट्रेट किस लिए करते हैं? ये कोगुलेशन स्टडी के लिए। सोडियम फ्लोराइड किस लिए करते हैं? शुगर के लिए, जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस को बचाता है। अमोनियम ऑक्जेलेट जो होता है एंटीकोगुलेंट डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। डाइल्यूटिंग फ्लूइड किस में यूज़ करता है? ये प्लेटलेट में यूज़ करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्राइसोडियम साइट्रेट। ट्राइसोडियम कोगुलेशन प्रोफाइल स्टडी के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं? ट्राइसोडियम साइट्रेट। थैंक यू।